सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक और जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें जो हम में हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला में वाहिद मुश्तरक अमल है, क्योंकि इससे बड़ी बरकत होती है, क्योंकि हमारे मुल्क को इस बरकत की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। वर्दा बिल्कुल, और आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो तला, और हमारे देखने वालों को भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, और ख़ास तौर पे बारिश भी मुबारक हो, क्योंकि कल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी काली घटा आई थी, या कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। कराची माशाल्लाह से इतना बड़ा है, कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती, पता भी नहीं चलता। फ़ोन करके हम कहते हैं जी तुम्हारी तरफ बारिश हो रही है, हम कहते हैं नहीं बहुत सख्त काली घटा आई हुई, आंधी आई है, बारिश अभी आनी है। खैर, लेकिन आज भी बारिश की वैसे हम कराची वाले कैसे अजीब है ना, पहले हम दुआएं करते हैं, तरस रहे होते हैं, बारिश 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 होती है, फिर कहते हैं धूप धूप धूप, कपड़े कैसे सुखाएंगे, घर कैसे सूखेंगे, रोड कैसे सूखेंगे, पानी कैसे निकलेगा। तो इस वक्त भी जो पुरानी बारिशों का पानी और जो कल थोड़ी बहुत बारिश हुई है कराची कुछ इलाकों में, वहां का पानी अब भी सड़कों पर जमा है। इसीलिए लोग परेशान होते हैं कि भाई ये निकासी आपका सिस्टम कुछ बेहतर बनाए, और यकीनन इसकी हमें शदीद जरूरत है। वो कहते हैं कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, वो हमारा वाला भी वही हाल है। लेकिन एक और गुड न्यूज है। वो क्या? आपको नहीं पता? बताइए। पेट्रोल 18 रुपए सस्ता हो गया 100 रुपए बढ़ाने के बाद। अच्छा, वो आपने इसका जिक्र किया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, तमाम देखने वालों को, कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में हो रहा है बहुत कम देखा जाता है। हमने देखा कि जैसे ही संडे को इलेक्शन है 17 तारीख को, पंजाब काबीना के 2 वज़रा जो हैं अपने कलमदान छोड़ देते हैं, इस्तीफा देते हैं, कहते हैं कि हम 17 को दोबारा हलफ उठा लेंगे, इस दौरान हम अपनी कैंपेन चलाएंगे अपने इलाकों में। और साथ साथ पेट्रोल की जिस तरह कीमत कम की गई है, इससे वाज़े हो गया है, इट्स क्रिस्टल क्लियर कि इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, सरकारी रिसोर्सेज यूज करते हुए इलेक्शंस को मैनिपुलेट और जीतने की कोशिश की जाएगी। ये 20 सीटें पंजाब की बहुत जरूरी हैं, फेडरल के लिए भी, पंजाब में खासतौर पे वजीर आला के मुस्तकबिल के लिए भी, कि क्या हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, ये संडे के सिचुएशन के बाद क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। बेवकूफ समझते हैं कि 2 दिन पहले इलेक्शन किया, आप 18 रुपए पेट्रोल सस्ता कर देंगे और अब आपके पास आवाम जो है वो वोट लेके आ जाइए खुश होकर कि जी आपने सस्ता कर दिया। लाइक इट्स यूजलेस थिंग। इतनी अक्ल, इतनी शऊर तो अब बच्चे में भी आ गई है कि उसको पता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपने एक पॉलिटिकल एक अदाव खेला है या फिर आपने वाकई आवाम का ख्याल किया है। खैर, इस बारे में हम बात करते रहेंगे। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। पाकिस्तान खवातीन को बराबरी के हुकूक देने में दूसरा बदतरीन मुल्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने कई सवाल उठा दिए। क्या वाकई हमारे मुल्क में सेहत, तालीम, सियासत समेत दीगर शोबे बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं? जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। सेकंड स्पेल ने कराची में जल थल एक कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश की पेशगोई कर दी। नाकिस कारकर्दगी या वजह कुछ और? कराची की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शफक हसनैन इस्लामिक गेम से बाहर, मेरिट पर सवाल उठ रहे हैं, और तस्वीर ऐसी आ रही है जैसे इदारे करप्ट हैं। हकीकत का गुमा हो, कम उम्र फनकार शाह खान के फनपारों की धूम। बासलाहियत आर्टिस्ट से आज मुलाकात होगी। वाह तलहा, आपने देखा पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। आपने तस्वीरें देखी, हमारी जो आखिरी आज की बड़ी खबर थी कि तस्वीर ऐसी कि हकीकत का गुमा हो, और एक छोटे से नन्हे से आर्टिस्ट ने ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं कि देख के लग रहा है कि शायद ये पिक्चर है। जी हाँ, और आप जानती हैं मैं हमेशा से कहता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, कदर नहीं है, लेकिन इन टैलेंट की कदर करवाने के लिए हम ऐसे आर्टिस्टों को अपने शो पर लेकर आते हैं। म्यूजिशियंस हो, आर्टिस्ट हो, उनका टैलेंट प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है और हम हमेशा अपना प्लेटफॉर्म उनके लिए ओपन रखते हैं। लेकिन इस वक्त एक जो इशू हम डिस्कस करना चाहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जिसमें सीरियसली आपने जो भी बताया, पाकिस्तान को खवातीन के हुकूक के हवाले से दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया है। और यही नहीं बल्कि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में भी पाकिस्तान दुनिया के सबसे बदतरीन ममालिक में मौजूद है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में सिंफे फर्क 56.4% हो चुका है। ओके, अभी नंबर्स को 2 मिनट हम साइड पर रखते हैं। हम बात कर लेते हैं जो हम अपनी जिंदगी में रोजाना देखते हैं। कल मैंने खबर पढ़ी थी जिसमें एक खातून को उनके शौहर ने छुरियों के वार करके मार दिया।
और फिर उनका गोश्त पकाने की कोशिश भी की। सैड, वेरी सैड। और हमने पहले भी ऐसी खबर भी सुनी है जहां एक खातून ने अपने शौहर को मार के उनका गोश्त पकाने की भी कोशिश की है। लेकिन हमारे मुल्क में जेंडर गैप, ऑफ कोर्स इससे पहले कि मैं अपना ओपिनियन दूं, आप बताइए कि आपको लगता है कि खवातीन के हकूक सल्ब किए जाते हैं और उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती? तरह ये है, लेकिन मैं कहूँगी कुछ हद तक नहीं भी। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस सदी में हम खड़े हैं, जिस एरा में हम खड़े हैं, वहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और बीइंग अ वर्किंग वुमेन, अगर हम जिस तरह की खवातीन हम इदारों में काम करती हैं, ठीक है, अच्छे बुरे हालात सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हर जगह होते हैं। मैंने बाहर ममालिक में भी काम किया, इंटरनेशनली मैंने काम किया है, मैं यहाँ भी रही हूँ, मैं वहाँ भी रही हूँ, मैंने दोनों जगह के हालात देखे हैं। तो हर जगह कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर जगह जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुराइयाँ भी थोड़ी बहुत होती हैं। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट तैयार की गई है, इस पर सीरियसली आई एम शॉक्ड कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि हम तो आज़ादाना तरीके से काम कर रहे हैं। और जिस रिपोर्ट पे हम बात कर रहे हैं, इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक का जायजा लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 145वां यानी कि 145 पे हम, यानी कि एक मुल्क थोड़ा सा आगे हैं। और खवातीन के हुकूक के हवाले से हम बस सिर्फ एक ही मुल्क से आगे हैं और उस मुल्क का नाम है अफगानिस्तान। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त सेहत, तालीम, सियासी शोबे और कारोबारी शोबे बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। तालीम के हुसूल में हम अगर बात करें तो हम सिर्फ 0.8 जो है स्कोर कर रहे हैं, सिर्फ 0.8। अगर इस तरह की हम बात करें तो खैर मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या वाकई ऐसा हकीकतन है। क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हम जानते हैं मरियम नवाज हैं हमारे पास, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं। अच्छा जी, आलिया आलिया के पास हम जाने से पहले मैं कुछ बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वर्दा अगर आप इजाजत दें मुझे। वो ये है कि आपको ये जानना चाहिए, दुनिया की पहली खातून वजीर आजम पाकिस्तान से थी। ठीक है, हमें जानना चाहिए कि पाकिस्तान की जो ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म मेकर वो खातून पाकिस्तान से है। हमें मालूम होना चाहिए कि नोबेल अवार्ड याफ्ता खातून मलाला पाकिस्तान से हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम खवातीन को बराबर के हुकूक इस सोसाइटी में देते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सोसाइटी में जो सप्रेशन, डिप्रेशन, जहनी तनाव, जो स्ट्रेस है, जो दबाव है, उसकी वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे लोग अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो कहते हैं ओ ये तो पागल हो गया है, ये दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है। शर्मिंदगी महसूस की जाती है अगर घर में किसी को मशवरा भी दिया जाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो मेंटल डिसऑर्डर्स और दिमागी अमराज को रिलेट करें, लेकिन साथ साथ ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया था, जिस तरह अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरेबिया, इन सबका ट्राइका है, सब मिले हुए हैं वर्ल्ड पावर्स, ऊपर से 2-3 खानदान हैं जिसके पास दुनिया की 90% दौलत है। तो जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाता है IMF के थ्रू, दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू, तो उस वक्त इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती हैं पाकिस्तान का इमेज डैम्पन करने के लिए और दुनिया को पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने के लिए। हमारा वेट कर रही हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, उनकी राय क्या है। माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया आपा एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आलिया आपा? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आलिया आपा क्या कहेंगी आप इस रिपोर्ट के बारे में कि खवातीन को क्या वाकई ऐसा आप मानती हैं कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इक्वालिटी नहीं मिलती है? जरा दुनिया सामने आके मुकाबला करके जरा देख ले। ये हमें अगर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि कोई मौका मिल जाना चाहिए। अगर हमारी औरतों ने पिछाड़ न दिया ना तो हमारे मुल्क का जवाब नहीं। हमारे मुल्क में कोई सियासत पे बात करे ना, कोई अगर सियासत पे बात करे तो मेरा दिल दुखता है कि वाकई मुझे समझ नहीं आता कि हम सियासत में किस नंबर पर हैं। लेकिन जब ये जेंडर बाइज होके हम औरत के ऊपर जेंडर इक्वालिटी की बात आती है, मुझे जेंडर इक्वालिटी या उसमें जेंडर बाइज करते हैं या जेंडर की बात करती है और जिस तरह से हमें ये एहसास कंपनी की कोशिश करवाते हैं ना, इनकी भूल है। आपकी जैसी मेरी जैसी लाखों करोड़ों माएँ हमारे पास यहाँ मौजूद है जो अपनी फैमिली को, अपनी चीजों को संभालना जानते हैं। आई थिंक आपकी आवाज़ में कुछ आपकी आवाज़ आगे क्लियर हम सुन सकते हैं। प्लीज़ हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू था। लेकिन जैसे आलिया आपा ने कहा, मैं इस बात से 200% एग्री करूंगी कि जिस तरह से हमारे यहाँ ख़वातीन को मैं कहूँगी फ्रीडम दिया गया है। हम वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, बच्ची हैं, माएँ हैं, हम सब आके काम करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ आके काम कर रही होती हैं। राइट।
लेकिन अब एक और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद है, उनका नाम है जावेद इकबाल साहब। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जावेद साहब, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि क्या ख़वातीन को हमारी सोसाइटी में इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, या फिर ये इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को मैं कहूंगी कि जस्ट एक बदनाम करने की साजिश है, कोशिश है जस्ट ऐसे, क्या कहेंगे आप इसको? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि हर मुआशरे का और हर तहजीब के अपने पैरामीटर्स होते हैं। ये दुनिया के अंदर जितनी रिपोर्ट्स आई जा रही हैं, ये एक इम्पोर्टेंट डाटा होता है, इसको हमें जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन हमें इसकी वजह से बिल्कुल एक कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर लेना चाहिए कि ये जो चीज कही जा रही है वो एग्जैक्टली हमारे ऊपर इम्प्लॉय होती है। हम सबका मुकाबला है, हम सब मुकाबले की दुनिया में रहते हैं, मगर हमारा मुकाबला अपने साथ होता है, अपने। तो मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे यहाँ तो खवातीन और मर्द के हुकूक के दरमियान जो गैप था वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। हमारी बच्चियां अब हर फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जहाज चला रही हैं, लाहौर में कुछ जगह के ऊपर उबर चला रही हैं। हमारी बच्चियां पहले मेडिसिन के अंदर और उनके जो हेल्थ प्रोफेशनल चीजें थी उनके अंदर तो थी, मौजूद ही थी। सर जी, पेट्रोल स्टेशन से लेके जहाज उड़ाने तक हर जगह खवातीन मौजूद हैं। जी जी जावेद साहब, मेरी नजर में मसला ही ये है कि हमने इतने हुकूक और उनको इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि अब लोग शायद जेलस हो रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो आपकी बात ठीक है, इसमें एक वजन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें इन तमाम रिपोर्ट्स को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए हमारे तमाम पॉलिसी मैटर्स को डिसाइड करने के लिए, लेकिन हमें इसकी वजह से बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना चाहिए। देखिए ना, मुझे अगर कोई ये कहे कि तुम काले नजर आ रहे हो, तुम्हारा रंग काला नजर आ रहा है, तुम्हारी एक आंख जो है वो छोटी नजर आ रही है दूसरी की निस्बत, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कहना शुरू कर दें कि हमारी आंख छोटी नजर आ रही है। तो हमें तो खुद अपना एक एनालिसिस करना चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि जिन एरियाज में हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमें जरूर इंप्रूव करने चाहिए। सारे ऐसे एरियाज होंगे जैसे औरत को वरासत का हक देना है, जैसे औरत के अंदर जो है उसकी बाकी हुकूक, उसकी शादी ब्याह के सिलसिले में उसकी राय है, इन तमाम चीजों में बहुत सा भी एरिया है जो हमें गैप करने की जरूरत, पूरा करने की जरूरत है। लेकिन मैं तो जाती तौर पर इस बात पर मुतमईन हूँ कि हमारे यहाँ हम अपनी बच्चियों को अपने घरों के अंदर अगर कंपेयर करें आज से 20 साल की निस्बत, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो गैप जो है वो ब्रिज हुआ है, और इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी हमें वो नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आलिया, आप अभी हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर चुकी हैं। जी आलिया, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगी? अगर हम बचा पाए हैं ना अपने माशरे में किसी हद तक अगर चीज को, तो हम अपने माशरे की औरत को, और या इसको मैं यूं कर दूं ज्यादा मुनासिब होगा, अगर मैं अपने माशरे की सबसे मजबूत हिस्से को देखूं तो वो औरत है। शायद इसीलिए ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स में इनकी कोशिश ये है कि औरत में एहसास कमतरी पैदा की जाए। मैं अगर शहरों के हवाले से बात करूं तो स्कूल कॉलेजेस में लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा एनरोल है। मैं देही इलाकों की बात नहीं कर रही, शहरी इलाकों की बात कर रही हूँ। जब मैं पोजीशन होल्डर्स की बात करूं उसमें भी मुझे लड़कियां नजर आती हैं। अगर मैं बाहर मुल्क जाके पढ़ने में बात करूं तो जिन्होंने ये रिपोर्ट्स जारी की हैं, क्या वो नहीं जानते कि बाहर मुल्क सिर्फ हमारे लड़के ही अच्छी पोजीशन नहीं लेते, ये अच्छी जगहों पे मौजूद, जब वो बाहर कहीं भी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाती हैं तो हमारी औरतें बराबर का काम करती हैं, चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, यूरोप में हो, चाइना की तरफ आप चले जाएं, दुनिया में किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, हमारे मुल्क की औरत वहाँ काम करती है, अपनी वहाँ की मईशत में, अपने घर की माशी हालत में हर जगह वो अपना रोल अदा करती है। किस किस्म की रिपोर्ट्स है, मैं ये नहीं कह, बल्कि मैं तो कहती हूँ इन रिपोर्ट्स पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के हवाले से इन चीजों के ऊपर यहाँ से भी वो नंबर्स, वो फैक्ट्स, वो फिगर्स, वो केसेस, वो इनको पूरी डिटेल में भेजने चाहिए, जहाँ से ये सारी रिपोर्ट्स, ये जो हमारी तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, हमारे लिए जिस किस्म की चीजें, ये 22 किस्म की चीजें करते हैं। जब ये मैंने कहा ना जेंडर बाइस की बात करते हैं और ये जेंडर इनइक्वालिटी और इसकी ये बातें करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि हमारे मुल्क की औरत के ऊपर ऐसे कमतरी ज्यादा ये डालना चाहते हैं ताकि हमारी सोसाइटी को ये डिसबैलेंस करें। और हमारे मुल्क के हुक्मरान तो ऐसे ही हैं कि अपने मुंह में अल्लाह मालूम ये क्या डालकर बैठे हैं। हमारा जो सबसे मजबूत हिस्सा जब मैं कह रही हूँ तो उसमें ये बात जहन में रखिएगा कि हमारी औरत सिर्फ अकेले अपने आप को माशी तौर पर मजबूत नहीं करती, जब वो अपना कीला गाड़ती है ना, अपने खानदान का कीला गाड़ती है, कीला वो होता है जिसके गिर्द पूरा खानदान घूमता है, तो वो माशी तौर पर अपने बच्चों को, शौहर को, भाई को, बहन को पता नहीं किस किस को मजबूत कर रही होती है, तभी तो हिट कर रहे हैं ये औरत को।
लेकिन ये ना इनकी बेवकूफ़ी है। मैं भी फील्ड में बैठकर काम कर रही हूँ, मैं भी और के अंदर जो भी तब्दीली देख रही हूँ, उसके बावजूद मैं एक बात जानती हूँ कि पाकिस्तान की औरत एक इंतहाई मजबूत औरत है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहिबा और इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन कर रहे थे जेंडर इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट दी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जो मैंने पहले ही बात की थी, हम जानते हैं कि ऐसे केसेस होते हैं जब हम देखते हैं कि ट्रेन में किसी खातून के साथ ज्यादती हो जाती है, बस में किसी खातून के साथ ज्यादती हो जाती है। ये वो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, दिमागी अमराज हैं जिनकी वजह से ये केसेस सामने आते हैं। अमेरिका में रोजाना की बुनियाद पर 3 खवातीन ऑनर किलिंग का शिकार होती हैं, उनके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं आती, उसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चुप बैठा होता है, बड़े बड़े इदारे चुप रहते हैं। हाँ, पाकिस्तान में अगर ऐसा हो जाए तो उसको बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान में हुआ है। यानी यकीनन ये वो डिस्क्रिमिनेशन है जो वर्ल्ड पावर्स छोटे मुल्कों के साथ करती हैं, ऐसी रिपोर्ट शाया करके और ऐसे एटीट्यूड दिखा के। जी बिल्कुल, मैं खुद इस बात से अग्री करती हूँ। मैं यही बात कहने वाली थी तला कि अमेरिका में भी इस तरह के केसेस होते हैं। हम अमेरिका में नहीं, वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाएं इस तरह के केसेस होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जहाँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। ये बात हम सब जानते हैं, इस बात से अग्री करते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें इस बात से अपसेट नहीं होना चाहिए। हमें पता है जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ हमें कितनी फ्रीडम है। बिल्कुल, हमें अपने इश्यूज रिकॉग्नाइज करने चाहिए। खैर, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। फिर आगे शो में बहुत कुछ है हमारे पास आपको दिखाने के लिए। तला क्या है? बहुत कुछ है, बहुत सारे मेहमान भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, टैलेंट भी हैं, खबरें भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और अब जो हम आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। कराची में 2 दिन पहले एक ऐसा कहूँगी वहशाना, दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 के एक प्राइवेट स्कूल के सर्वेंट क्वार्टर से एक 35 साला नरगिस की जली हुई लाश बरामद हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है। जी हाँ, कहानी उससे बहुत अजीब सी है। और ऐसी खबर हमने पहले भी फेस की थी, जिसका मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र भी किया था कि ड्राइवर जो कि स्कूल का गार्ड था, शायद ये शख्स 6 बच्चों का बाप था। 6 बच्चों का बाप था, प्राइवेट स्कूल की सर्वेंट क्वार्टर से पहले अपनी बीवी को छुरियों के वार करके कत्ल किया है और फिर उसका गोश्त काट के पकाने की कोशिश की गई है। टुकड़े किए। अंदाजा कीजिए कि किस जहनी बीमारियों का शिकार था ये इंसान, कितने मेंटल डिसऑर्डर्स थे इसको, कितना स्ट्रेस, सप्रेशन, डिप्रेशन के बोझ तले दबा हुआ था कि 6 बच्चों की उसकी माँ थी वो, जिसको उसने अपनी छुरी से कत्ल किया और फिर उसका गोश्त काट के पकाने की कोशिश भी की गई। किचन में एक देगची के अंदर उसके लाश के टुकड़े मिले हैं, देगची के अंदर, जस्ट इमेजिन। और वो औरत उस बच्चे यानी उस आदमी के 6 बच्चों की माँ थी। जस्ट इमेजिन कैसे ऐसे लोग होते हैं, जैसे दरिंदे होते हैं जो एक नॉर्मल इंसानों की तरह हमारे साथ रह रहे होते हैं, एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, मगर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो किस तरह के दिमागी तवाज़ुन से गुजर रहे हैं। यकीनन उनके जहन में बड़ी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जिनको हम एज अ सोसाइटी रिलेट नहीं कर रहे हैं। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईज़ फॉर जॉइनिंग अस। माइंड साइंसेस के वो एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मुईज़, मैं आपके सामने कुछ नंबर्स भी शेयर करना चाहूँगा। रिपोर्ट शाया की गई है सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की जानिब से। इस रिपोर्ट में जून की सूरत हाल का सिर्फ जायजा लिया गया है। जून के अंदर 157 वुमेन वर किडनैप्ड, 112 औरतों के साथ फिजिकल असॉल्ट किया गया, 91 औरतों के साथ रेप किया गया। ये सिर्फ 1 महीने के नंबर्स हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये वो नंबर्स हैं जो रिपोर्ट होते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे नंबर्स इससे कई ज्यादा होते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर जहनी अमराज बहुत ज्यादा हैं और कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो कहता है ओ पागल हो गया है, ये दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है। ये डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, कहते हैं ना, फोन के अंदर देखते हुए अजीब और गरीब सा कंटेंट अपने दिमाग के अंदर और नई नई बीमारियां सोशल मीडिया के थ्रू पैदा करते हैं और फिर अपनी सोसाइटी के ऊपर ये गंदा रिजल्ट हम देख रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वालेकुम सलाम। आज से कुछ अर्सा पहले एक सिमिलर वाकया हुआ था, आई थिंक मलीर के इलाके में, जी जी, जहां एक औरत ने अपने शौहर को काटा और उसको पकाया और उसके बाद वो इसी किस्म का सिलसिला था। बिल्कुल। अच्छा देखें, जब माशरे में इस किस्म का घना होना काम होने लगे
तो इसके पीछे कुछ महर्रकात होते हैं। एक नूर मुकादम केस में आपने देखा कि वो जो हस्बैंड था, वो हस्बैंड सो कॉल्ड जो था बंदा, लवर जो था, वो ड्रग्स का एडिक्ट भी था और उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डिसऑर्डर भी था। और वो तो अब हमारे रिहैब सेंटर भी चलाता था सर। हाँ, इमेजिन करें रिहैब सेंटर का हाल क्या होगा जो पागल आदमी चलाने वाले खुद, हाँ, पागल आदमी चला रहे। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे माशरे में सबसे बड़ी चीज जो है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस को आम आदमी इतना समझता ही नहीं कि स्ट्रेस को इतना बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया में स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर। यानी आपको बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती है, जिसका आपको पता नहीं है, तो इंक्लूडिंग कैंसर। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रेस आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है जिंदगी में उसको भी मुतासिर करता है, आपके रिश्तों को मुतासिर करता है, रिलेशनशिप को प्रॉब्लम करता है, बहुत सारी चीजों में असर करता है। अब ये शख्स के बारे में अगर हम कहें तो क्या 6 बच्चों के बाद जिम्मेदारी 6 बच्चों की, देखिए बच्चा रब की रहमत है आपके पास आता है, उसका रिस्क रब देता है, मगर तरबियत रब नहीं करता। तरबियत माँ बाप को करनी होती है। अब 6 बच्चों के साथ इस महंगाई का बोझ, ठीक है, सुबह से शाम तक जॉब करे, वापस आए, घर पे आए, बिजली ना हो, पानी ना हो, बीवी कहे कि जी आज पैसे दे दो, राशन नहीं है घर में, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है, तो फिर मियाँ जो है उसको गुस्सा आता है। तो एक नफ्सियाती पहलू है कि बहुत सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होती। लेकिन डॉक्टर मोइज, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी। देखिए, इस वहशाना हद तक गिरना, ठीक है, स्ट्रेस है, पैसे नहीं है, महंगाई का दौर है, लेकिन इस हद तक गिर जाना, ये तो एक मेंटल डिसऑर्डर हुआ। तो हम इसमें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हैं, उनकी शादियां भी होती हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? उसी की तरफ आप जी, आम आदमी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कैसे? कई ऐसे पागल हमारे दरमियान रहते हैं, नहीं कर सकता आदमी। आम आदमी, आपके पास नफ्सियात की नॉलेज थोड़ी है। आप किसी के बिहेवियर को कहते हैं इसको गुस्सा आता है, मिसाल के तौर पर, अच्छा ये बार बार इसका मूड खराब होता है, ये मूडी आदमी है। अच्छा, मूड डिसऑर्डर भी एक बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी है। आम आदमी समझता है कि इसका मूड खराब है या इसकी तबीयत खराब है या ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल बेसिकली नफ्सियाती बीमारी। अब माशरे में, पाकिस्तानी माशरे की बात नहीं करी, वेस्ट में भी उसको श्रिंक कहते हैं साइकाइट्रिस्ट को, राइट? लोग उसके पास जाना पसंद इसलिए नहीं करते कि फिर दुनिया लेबल कर देगी आपको पागल हो जो साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो। दूसरा एक अजीब गरीब प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में, आप यकीन कीजिए, मैं बरसों से इस पे बात कर रहा हूँ। मैं, कोई मरीज मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, कहते नहीं वो तो दवाई देगा। तो क्या दवाई? तो नहीं, वो दवाई तो हमें सुला देगी। ओ भाई, आपका सोना जरूरी है इस वक्त, क्या आपके ब्रेन में इंतशार है? जब तक आप सोगे नहीं, कुछ अरसा ये दवाई नहीं लोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप यकीन कीजिए, इवन पढ़े लिखे लोग समझने को तैयार नहीं। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? जहालत की इंतहा है, तालीम है मगर शऊर नहीं है। डॉक्टर साहब, जिनके पास तालीम नहीं है वो भी शऊर नहीं है। कुछ ऐसा तबका है पाकिस्तान में, बहुत कम तादाद में, जिनके पास शऊर है। अल्लाह ताला हम सबको शऊर दे। डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यकीनन एक हमारी सोसाइटी में जहनी अमराज बहुत ज्यादा हैं, डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं। वी नीड टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट ऑन अ डेली बेसिस। नेक्रोफिलिया हमारी सोसाइटी में पाया जाता है और ऐसे केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साफ़ी भी हैं, कलीग भी हैं, अरसलान सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपनी कॉलेज में थीसिस की नेक्रोफिलिया के ऊपर। जो लोग नेक्रोफिलिया को नहीं जानते हैं, नेक्रोफिलिया का मतलब होता है वो लोग जो मरे हुए जिस्म के साथ बदफेली करते हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में लोग जब अपनी माँ बहनों को दफन करते थे तो 48 घंटे वहां पर ड्यूटियां करते थे। तो हमारे दोस्त ने सर नेक्रोफिलिया के ऊपर थीसिस किया और उन्होंने बताया कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नेक्रोफिलिया के पेशेंट के, जो इसका शिकार होता है। फिर उन्होंने जाके सर्वे किया मार्केट में कि कहाँ ये लोग पाए जाते हैं। वो गए बहुत सारे कब्रिस्तानों के गोरकन से मिले, वो गए बहुत सारे मॉर्चुरीज और जहाँ पे ये मुर्दा खाने होते हैं वहाँ के रखवालों से मिले, और उन्होंने कहा कि यार ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये काफ़ी गोरकनों पे पूरी उतरती हैं। काफ़ी सारे ऐसे गार्ड जो वहाँ बैठे हुए हैं मुर्दा खाने पे, उनके ऊपर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी उतरती हैं। लेकिन उन्हें पकड़े कैसे, उनकी निशानदेही कैसे करें? क्योंकि जब वो बदफेली कर रहे होंगे, ना आपके पास वीडियो बना सकते हैं, ना आपके पास कोई सबूत है, ना कोई शवाहिद है। और आपको मालूम है कि रेप के विक्टिम से भी जो है अदालत में पूछा जाता है कि पहचानो क्या इसी ने आपके साथ ये रेप किया था, किस तरह किया था। तो हम लोग ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर इससे भी बदतर गंदे जहनी अमराज के लोग मौजूद हैं जिनकी हम निशानदेही नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपकी बात। और नेक्रोफिलिया जो इतना कॉमन नहीं, आम आदमी को तो पता नहीं। अच्छा हुआ आपने बात लाए। ये कुछ अरसे पहले एक किस्म के हादसा हुए थे जिसमें अवेयरनेस आई थी लोगों में, मगर फिर दुनिया चलती रहती है जी, कोई आता है कोई जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरे घर में थोड़ी आग लगी है कि मैं फिक्र करूं, आपके घर में आग लगी है, मैंने क्या करना। तो ये माशरे में जो बुराई है या मसला जो है वो इसलिए फैला है कि हम में से हर शख्स जो है वो उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, ठीक है ना। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पड़ोस में कोई शख्स है जिसको मुझे लग रहा है कि इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं उसको कहता हूँ, वो मुझे शटअप कॉल दे, मैं दूसरी मरतबा क्यों बोलूंगा, मुझे बताइए। मैं तो खैर प्रोफेशनल हूँ इसलिए मेरा काम है बोलना। तो एक चीज याद रखिए कि एक नशा जो लोग कर रहे हैं आजकल आई से या दूसरी, उससे भी हरकत करता है इंसान, नशे के अंदर ही हरकत कर जाता है। दूसरा नफ्सियाती मरीज बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो याद रहे नफ्सियाती मरीज दो किस्म के होते हैं, एक तो है कि जी माँ बाप के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, कॉन्जेनिटल था, या वो माँ बाप से उसके डीएनए के अंदर वो प्रॉब्लम आई, एक तो वो है, उसके तो हम समझ सकते हैं कि चलिए ठीक है डिसऑर्डर है, जेनेटिक। हाँ, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो माशरा आपको नफ्सियाती मरीज बनाता है। आप देखें इस मुल्क में, पाकिस्तान में, मुझे जिंदगी गुजर गई इस मुल्क के अंदर। मैं कुछ अरसे के लिए 1982 में अमेरिका में रहता था, फिर पाकिस्तान वापस आया, उस वक्त भी ठीक था, मगर अब तो हालात बदतरीन हो गए, मुनाफिकत हद से ज्यादा हो गई है। हर शख्स जो है वो 2 नंबर के काम करके समझता है कि जी मुझे, अब मिसाल के तौर पे महंगाई है तो दूध वाला कहेगा कोई क्या फर्क पड़ता है, पेट्रोल महंगा है तो मैंने पानी ज्यादा मिला देना है। अच्छा, मसाले वाला कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ना, मिट्टी ज्यादा डाल देनी है। कहीं ना कहीं ये शख्स, इस माशरे में इतनी बदतहजीबी, बुराई, बेईमानी, झूठ फैला है कि इंसान जो है इवेंचुअली वो झूठ को सच समझने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एक्सपर्ट माइंड साइंसेस हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बता दिया है कि हम मुनाफिकत के उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि जहां पे अब वापस आना मुश्किल है। अगर हमने मुआशरती तब्दीलियां अपनी सोसाइटी में नहीं रूनुमा की तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके कराची में मॉनसून का सेकेंड स्पेल और उसकी बारिशें कल शहर के बेशतर हिस्सों में उनकी वजह से जल थल एक हो गया और आज दोबारा से पेशगोई की जा रही है। कराची में बादलों की एंट्री से पहले ठट्टा, सजावल और ज़ेरे सिंध कुछ इलाकों में शदीद आंधी भी आई, जबकि कराची में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से तमाम रात जारी रहा। जी हाँ, और हम देख रहे थे कि पंजाब, लाहौर में बड़ी तेज़ बारिशें हुई, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश रिकॉर्ड की गई। पूरे मुल्क में बारिशों का सीज़न जारी है। जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वाले से माहिर मौसमियात जवाद मेमन साहब। मेमन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए, हाउ डू यू सी द सिचुएशन इस वक्त मुल्क में, कहाँ कहाँ बारिश होने वाली है, कितनी मिलीमीटर बारिश पड़ने वाली है? जी अस्सलाम वालेकुम तला भाई। मुल्क में बेसिकली इस वक्त जो ये जो मौजूदा स्पेल है मानसून का स्ट्रॉन्ग स्पेल जो है, इसकी शिद्दत जो है वो अब काफ़ी हद तक ये सिंध के करीब आ चुका है। सिंध और गुजरात के बॉर्डरिंग रीजन के इस वक्त मौजूद है, कुछ हिस्सा इसका बहरा अरब के ऊपर भी आ चुका है। तो ओवरऑल इस सिस्टम के हवाले से अब बारिशों का जो जोर है वो ज़्यादातर सिंध के इलाकों में रहेगा, स्पेशली जो लोअर सिंध है जिसमें थर पारकर, नगर पारकर, ठट्टा, बदीन, केटी बंदर, फिर हमारा कराची रीजन भी जिसमें आ जाता है। तो यहाँ पर जो है इस सिस्टम के हवाले से बारिशों का जोर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। रही बात पंजाब और केपीके की, तो पंजाब और केपीके रीजन में इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्टिव वहाँ पर है, और साथ ही साथ इस सिस्टम के साथ जो मानसून करंट्स आई हैं वो भी उन एरियाज तक पहुँच रही हैं। तो अगले 24 से 48 घंटों में इन एरियाज में भी जो है वो अच्छे बारिशों के वक्तन फवक्तन जो है वो स्पेल्स आते रहेंगे, स्पेशली इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सेंट्रल पंजाब रीजन में, इन सारे एरियाज में जो है अगले 1 से 2 दिन जो है वो मॉडरेट टू हेवी स्पेल्स पॉसिबल है। जवाद साहब, कराची में कितने मिलीलीटर बारिश की तवक्को है? देखिए वर्दा, अगर ओवरऑल इस सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो इसमें जो है वो 15, 16 और 17 ये मेजर डेज रहेंगे कराची के लिए, जो इसमें ये सिस्टम जो है वो इफेक्टिव रहेगा। मिलीमीटर के हवाले से अगर बात की जाए तो टेंटेटिवली हम कह सकते हैं कि कराची के तकरीबन एरियाज कम से कम भी 50 से 60 मिलीमीटर बारिश देख सकते हैं, और कुछ एरियाज जहाँ पर हैवी स्पेल्स अगर आते हैं तो फिर वो अगेन 80, 90 या शायद ट्रिपल डिजिट्स तक भी जो है वो पहुंच जाए ओवरऑल जब ये सिस्टम जो है वो खत्म होगा। ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। और कराची में कब तक पहुंचेगी बारिश आपकी नजर में? चला भाई, देखें कल देखा जिस तरह हमने मगरिब के आसपास इसके थोड़े बहुत इफेक्ट्स आना शुरू हो गए सिस्टम के, यही प्रेडिक्शन थी कि 14 तारीख की शाम या रात से इसके हल्के असरात आना शुरू हो जाएंगे, और आज यही देखने में आएगा कि दोपहर में जो है वो आफ्टरनून में जो है वो बिल्डअप शुरू हो जाएंगे, अब थंडर सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जबकि कराची के लिए अगर स्पेल अगर बात की जाए तो टेंटेटिवली इवनिंग या रात तक जो है वो पॉसिबल है कि
इंशाल्लाह एक अच्छा यानी मेमन साहब जुम्मे की नमाज अगर हम मस्जिद की छत पे पढ़ें तो बारिश में भीग सकते हैं। छतरी लेके जाइएगा साहब। नमाज छतरी पे तो नहीं पढ़ सकते ना, वरना आप छतरी पढ़ के नमाज पढ़ेंगे। वापस आते हो तो ले सकते हैं ना। चले जी मेमन साहब, छत पे नमाज पढ़े भीगने के चांस होंगे जुम्मे की नमाज? मेरे ख्याल से इतने ऐसे नहीं होंगे, शायद धूप ही रहेगी या ओवरकास्ट कंडीशन बहुत हद तक हो जाएंगी, क्योंकि लेट आफ्टरनून यानी कि नमाज के टाइम के बाद या उसके आसपास बिल्डअप शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो बिल्डअप शहर से दूर होते हैं तो वो आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा। सही, हमारे साथ रहेगा इस्लामाबाद से अलादिता भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी अब जानते हैं। जी अलादिता साहब। अलादिता, आप इस्लामाबाद में होते हैं और वहाँ पर तो रोडों पर पानी भी नहीं आता, खड्डे भी नहीं आते, मौसमियात की खड्डे भी नहीं आते हैं और वहाँ पर जो है हालात बड़े अच्छे हैं और आप तो बड़ा एंजॉय करते रहते हैं मौसम को। मैंने नोट किया जब भी मौसम अच्छा होता है अलादिता जो है इस्लामाबाद में घूमने फिरने निकल जाते हैं, कभी मरी की तरफ, कभी की तरफ, कभी नक्शा गली, कभी पेशावर, और हमेशा एंजॉय कर रहे होते हैं। अलादिता बैकग्राउंड चेक कीजिए, जेलस हो रहे हैं हम आपसे। वाओ ब्यूटीफुल। जी बिल्कुल जतोई साहब आपने ठीक कहा, क्योंकि इस्लामाबाद और कराची या पंजाब के इलाकों में जो बारिश होती है उनमें थोड़ा सा फ़र्क यही है कि इस्लामाबाद में जो बारिश होती है उसमें पहाड़ी इलाका होने की वजह से ज़्यादातर पानी नदी नालों में बह जाता है। जिस तरह इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स पर तेज़ बारिश होती है तो इस्लामाबाद में वक्ती तौर पर सड़कों पे पानी ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद ये नदी नालों में पानी बह जाता है, जिस वजह से इस्लामाबाद में उस तरह पानी खड़ा नहीं होता जिस तरह कराची या कुछ पंजाब के नशेबी इलाकों में या कुछ शहरों में पानी जमा हो जाता है और शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। आपने सही कहा कि ज़्यादातर जिस तरह बारिश आती है, आजकल गर्मियों का सीज़न है और बारिशों के सीज़न में लोग इस मौसम को एंजॉय करने के लिए पंजाब से या रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी मरी और भलाई इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन बारिशों के दिनों में थोड़ा सा महकमा मौसमियात की जानिब से भी NDMA की जानिब से भी ये सयाहों को ज़रूर हदायत जारी की जाती हैं कि जब बारिश हो रही होती है तो बारिश के दिनों में होती हुई बारिश में पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब बारिश हो रही होती है तो लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा होता है, या नदी नालों के पास जब तूफ़ानी आई होती है वहाँ पर जाने से भी डूबने का खदशा होता है। इस तरह के हादसा तो ज़रूर वाक़या होते हैं इन इलाकों में, लेकिन यह है कि बारिश के बाद मौसम खुशगवार होता है। आज भी अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में कल जो बारिश का तेज़ स्पेल शुरू हुआ, तेज़ बारिश हुई, उसकी वजह से मौसम में दर्जा हरारत में कमी आई है। ज़्यादा बारिश जो है वो 91 डिग्री सेंटीग्रेड टूरिस्ट स्पॉट की क्या सूरत हाल है अगर आप बताएंगे इलाकों में पानी भी, लेकिन इस वक्त मौसम खुशगवार है। अलादिता साहब, टूरिस्ट स्पॉट की क्या सूरत हाल है कि यहाँ से अक्सर छुट्टियों में लोग बादलों जी बोलिए। बादल और सूरज की मौसम खुशगवार है, क्योंकि इस वक्त दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और दोपहर के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। वरना आप सवाल कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या कह रही थी आप। ऑडियो थोड़ा डिस्टॉर्शन है प्लीज़। राइट अलादिता, यकीनन आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे इस वक्त, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, आप इसलिए खुशकिस्मत हैं क्योंकि आपके शहर में इस्लामाबाद में जब बारिश होती है तो वहाँ पानी निकल तो जाता है जल्दी, लेकिन आपकी सड़कें नहीं टूटती हैं, आपके यहाँ खड्डे नहीं आते हैं, बड़े बड़े गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं। हमारे शहर में जैसे बारिश आती है कराची में पानी तो निकल जाता है, लेकिन जैसे पानी निकलता है नजर आता है जो रोड बनाया था वो इतना अच्छा बनाया था, इतना लाजवाब बनाया था कि मिनटों में टूट गया। मेमन साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और आप भी बारिश एंजॉय कीजिएगा, हम भी एंजॉय करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी प्रेडिक्शंस करेक्ट साबित हों, कराची में दोपहर तक बारिश आ जाए थोड़ी सी इंशाल्लाह। आपको बताऊं तरह इस्लामाबाद में हम लोग अपनी वर्कशॉप्स वगैरह करते, तो मैं वहाँ गई थी, तो जिससे ड्यूरिंग माय वर्कशॉप लोग आ रहे थे स्टूडेंट्स, इतनी तेज तूफानी बारिश हुई कि हमें लगा कि वर्कशॉप कैंसिल हो जाएगी, मगर 10 से 15 मिनट बाद आप देखें सब लोग पहुंच गए, तो रोड बिल्कुल साफ थे। तो ये फर्क है इस्लामाबाद और कराची में। खैर एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक नहीं, नोकीले प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं शार्प ब्रेक, लीजिए एक ब्रेक, शार्प ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। दूसरे प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इजराइल दुनिया को कंट्रोल करता है और पाकिस्तान अपने हरे पासपोर्ट पे इजराइल ट्रैवल करने की पाबंदी रखता है, यानी नहीं जाने देता। हम नहीं रिकॉग्नाइज करते इजराइल को एज अ सोवरेन नेशन, जिसकी वजह से इजराइल दूसरी पावर्स को यूज करता है पाकिस्तान में प्रेशर डालने के लिए। और सबसे बड़ा दोस्त इजराइल का, यहूदियों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी इजराइल के बाद न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। अमरीका और बहुत बड़ा एक प्यादा है मैं कहूंगा इजराइल का, जो उसको इस्तेमाल करता है और अपने मकासद हासिल करता है, चाहे वो ईरान पे प्रेशर डालना हो, चाहे पाकिस्तान पे प्रेशर डालना हो। और यही वजह है
कि जो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की बात हो रही है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर पीटीआई का नारा है, वो यही है वजह कि क्योंकि इजराइल ने प्रेशर डाला था पाकिस्तान के ऊपर कि आप हमें माने, और इमरान खान ने जवाब दे दिया कि हम नहीं मानेंगे। फिर ये सारी कैंपेन शुरू हुई और अमेरिका को यूज किया गया। इस वक्त भी अमेरिका के एक अपने ही सियासी लीडर ने यह वाजे कर दिया है कि किस तरीके से अमेरिका रिजीम चेंज करता है, मुल्कों में हुकूमतें हटाता है, गिराता है, अपने मनपसंद बंदे लाता है ताकि अपने टारगेट्स अचीव किए जा सकें, अपने दुश्मन मुल्कों को घुटने टिकवाए जा सकें और अपने जो पर्सनल एजेंडाज हैं उनको हासिल किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो दावा कर रही थी वो बात सामने आ रही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली कड़ियां मिल रही हैं, हकीकत सामने खुल रही है। तला ऑप्शन दो है पाकिस्तान के पास। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम ईरान की तरह सैंक्शंस का सामना करें, मुश्किलात का सामना करें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। आज हम जानते हैं कि तेहरान में बनने वाली लस्सी कराची में आकर बिकती है। हम जानते हैं ईरान का तेल पूरे पाकिस्तान में स्मगल होकर अवेलेबल होता है, लेकिन लीगली हम अवेलेबल नहीं कर सकते क्योंकि हम अमेरिका के गुलाम हैं, तो हम ईरान से तेल नहीं ले रहे हैं। अगर हम ईरान का रवैया इख्तियार कर ले कि हम दुनिया को बोले कि हम अब डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपके कर्जे वापस नहीं दे सकते हैं, आपके जो सैंक्शंस लगाने लगा दें और अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी इंडस्ट्री, अपनी गाड़ियां बनाएं, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएं, अपनी चीज बनाएं, अपने चॉकलेट्स, अपने बिस्किट्स, कब तक इंपोर्ट करते रहेंगे हम दुनिया का सामान? हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो है, इसलिए आज हम यहां खड़े हैं। इंडिया इसलिए $650 बिलियन के रिजर्व रखता है क्योंकि वो हर चीज अपनी बनाते हैं। उनका मिनिस्टर लैंड क्रूजर में नहीं, एम्बेसडर गाड़ी में चलता है जो मेड इन इंडिया होती है। सैडली हमारे जितने मिनिस्टर हैं उनको लैंड क्रूजर, मर्सिडीज और BMW के अलावा और कुछ पसंद नहीं आता। तला पहली बात तो ये, हमारे मिनिस्टर यहाँ पे रहते कहाँ हैं? सबकी फैमिली तो जाके अमेरिका, यूएस, लंदन में रहती है और सिर्फ आप अपने वोट लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप यहाँ आ जाते हैं, इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है। खैर, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं और पीटीआई के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो वेरी मच कुरैशी साहब। मेरा आपसे सवाल यह है सर कि बाइडेन साहब जब इजराइल के दौरे पे थे तो उन्होंने वाजे कर दिया कि मैं भी एक ज़ायनिस्ट हूं, और यकीनन उन्होंने शो किया कि वो इजराइल से कितने क्लोज हैं और इनके कितने गहरे मरासिम हैं। हम जानते हैं यूएस फेडरल रिजर्व जो डॉलर प्रिंट करता है वो भी एक यहूदी खानदान का है। ऐसे में हम आज देख रहे हैं कि जॉन बोल्टन, एक अमेरिकन सियासतदान, ये कह रहे हैं आके बैठकर टीवी पर उनके नेशनल चैनल के ऊपर कि किस तरह अमेरिका रिजीम चेंज करता है, गवर्नमेंट चेंज करता है। सर, अगर इमरान खान साहब ने इजराइल का प्रेशर ले लिया होता और मान लिया होता तो शायद आज ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। देखिए, इजराइल का प्रेशर का मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आपकी एक पाकिस्तान की एक मुत्तफिक का पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान की तमाम जमातों की तमाम अदवार में एक पॉलिसी रही है कि हम सपोर्ट करते हैं एक 2 स्टेट सोल्यूशन को फलस्तीन के लिए, और हम चाहते हैं कि ये मसला जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक हल हो। हम उस पर कायम हैं और ये हमारा एक असूली मौक़िफ़ है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर आज तक जितनी हुकूमतें भी आई हैं वो इसी लाइन पर कायम रही हैं। अब इसके लिए, इससे हटके अगर आपने पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए तो आपको कोई नेशनल कंसेंसस बनाना होगा, लोगों की राय लेनी होगी, अवाम का एतमाद आपको चाहिए होगा, क्योंकि वो आपकी पॉलिसी की और जो दफ्तर खारजा लाइन तो करता रहा है अरसा दराज से, वो उसके बरक्स होगा। तो पाकिस्तान अपनी इस लाइन पर कायम था और कायम है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा है, उन्होंने उस बात की तस्दीक कर दी है कि जो हम कह रहे थे कि गाहे बगाहे मदाखलत होती है, साजिश होती है और रिजीम चेंज करवाए जाते रहे हैं। अब हम नहीं कह रहे, एक ऐसी शख्सियत जो जिम्मेदार ओहदों पर रही है वो इस बात का खुद एतराफ कर रही है, जिससे कि हमारे केस को, हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल। शाह साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संडे को 20 सीटों पर पीपी पंजाब में इलेक्शन है। हम देख रहे हैं कि पंजाब काबीना के 2 वज़रा अपने ओहदों से इस्तीफा देते हैं, कहते हैं हम 17 को दोबारा हलफ उठाएंगे। हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। डोंट यू थिंक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है मनूवर करने के लिए इलेक्शन? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि पेट्रोल की जो कीमत कम की है वो अच्छी बात है, लेकिन आपने पेट्रोल की कीमत 100 रुपया लीटर बढ़ाई और जो कमी की है वो की है 18 रुपये 50 पे।
जो डीजल की कीमत आपने 118 रुपए बढ़ाई और जो कमी की है वो की है 40 रुपए। तो जितनी बढ़ी थी कम तो हुई है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। आज भी जिस दाम पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है ये बहुत ऊंचे हैं और लोगों की जो ज़राअत है और जो उनकी सनत है वो मुतासिर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने क्या सूरत हाल है। और यकीनन जॉन बोल्टन का स्टेटमेंट ये वाज़ेह करता है कि अमेरिका किस तरीके से रिजीम चेंज करता है, पीटीआई के मौके को तक़वियत मिलती है, जो कहना था शाह महमूद कुरैशी साहब का। यकीनन अब सोचना होगा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, या मेरी नज़र में हमें ईरान वाली स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और अपनी प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने आप को पैरों पर खड़ा करना चाहिए, रादर देन कि हम हमेशा भीख मांगते रहें, कटोरा फैलाते रहें। दूसरा ऑप्शन ये है, इजराइल को आप मान लें, सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। खैर आपकी जो दोनों बातें हैं वो दोनों मुश्किल ही लग रही हैं। खैर हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जो करे हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के टैलेंट की। जनाब, वैसे तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट को नज़रअंदाज करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे ही टैलेंट से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अगर हम बात करें कि तो 200 मीटर रेस में नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद हैरत अंगेज तौर पर बात यह है कि इस्लामिक गेम्स के लिए उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जा सका। इसके पीछे वजह क्या है, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दोनों अहम लोग मौजूद हैं, खिलाड़ी भी मौजूद हैं और एसोसिएशन के ओहदेदार मौजूद हैं। मैं वेलकम करूंगा शफक हसनैन को, हमें ज्वाइन कर रही हैं, साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकरम शाही साहब, आप सदर हैं एथलेटिक एसोसिएशन का। थैंक यू सो वेरी मच जनरल अकरम शाही साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और शफक पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या सिचुएशन है, आप अपने मुंह से बताइए। शफक, आप मुझे सुन सकती हैं? शफक हसनैन, तो मुझे बताइए कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो सर बेसिकली मैं अभी रिसेंटली ट्रायल्स हुए थे पंजाब के अंदर और 200 में मैं फर्स्ट आई थी और 100 में मैं सेकंड आई थी। सो मैं कैंप में जब जाने वाली थी, मैंने फेडरेशन को लेटर दिया है, ऑफिशियल एप्लीकेशन दी थी कि मैं कैंप में लेट आऊँगी क्योंकि मुझे वायरल हो गया था, फीवर हो गया था। और उसके बाद जब मैं कैंप में आई थी तो जो कैंप कमांडर है सर गिल, उन्होंने मुझे आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 हफ्ते में कैंप जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है, तो तुम डायरेक्ट वहाँ आ जाना। और जब इस्लामाबाद जब कैंप शिफ्ट हुआ तो उन 13 लड़कियों का नाम था कैंप में और 13 लड़कियों में से सिर्फ उन्होंने मेरा नाम निकाला। बाकी और भी लोग जो थे वो कैंप में नहीं आए थे, उनका नाम नहीं निकाला। और मैंने काफ़ी कॉल किया, उनको भी, सर को भी कॉल किया था। सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से, सर अकरम शाही ने मुझसे बात की और मुझे काफ़ी फेवर दिया। उन्होंने सर जफ़र इकबाल का मुझे नंबर दिया था, मगर उन्होंने भी कुछ भी इसके रिलेटेड नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया इसके रिलेटेड कि मेरा कैंप में नाम आ जाए। और अब मुझे मालूम चला कि वो उसी कैंप की बेसिस में इस्लामिक गेम्स की सिलेक्शन होनी थी। तो इस्लामिक गेम्स की जो सिलेक्शन होनी थी उसमें इम्पॉर्टेंटली लाइक स्प्रिंटर्स जाते हैं और अभी इस्लामिक गेम्स में सिर्फ 2 लड़कियों का नाम गया है और मेरा उसके अंदर सिलेक्शन नहीं। और इन सारी लड़कियों में आप नंबर 1 है शफक? सो सॉरी सर, आप थोड़ा इन सारी लड़कियों में आपकी रैंकिंग कहाँ है? Were you the best? सर सारी जैसे 13 जो लड़कियां थी उनमें से अभी सिर्फ 2 की सिलेक्शन होनी थी। अब उन 13 लड़कियों में से सिर्फ उन्होंने मेरा नाम निकाला, बाकी सबका नाम उसी में मौजूद है। और मैं कॉल कर रही हूँ कि सर मुझे कैंप में आना है, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहा और कुछ भी, मतलब सब मैसअप हुआ। शफक, आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि आपकी रैंकिंग कहाँ है, कि आप भी नंबर 1 पोजीशन पे थी उन 13 लड़कियों में जिनकी सिलेक्शन हुई, कि आप भी उसी कैटेगरी If I'm not wrong, 200 मीटर में आप नेशनल चैंपियन हैं? यस सर, अब तक जी रिदा, अब तक ये आया है कि जो 2 लड़कियां सेलेक्ट हुई है उसमें से 100 मीटर में जो फर्स्ट आई थी लड़की जिसका नाम अरूज किरण था, वो डिजर्व करती है बिल्कुल, तो वो जा रही है। और 400 में से एक और लड़की थी जो फर्स्ट आई थी, मुसरत, लेकिन वो 100 के अंदर 3rd आई थी एंड 200 में भी 3rd आई थी। मुसरत जा रही, मुझे किसी से भी वो नहीं है कि कोई और लड़की जा रही या नहीं जा रही। मैं अपने लिए फाइट कर रही हूँ कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं इस बात पे हक पर हूँ, क्योंकि 200 में भी मैं फर्स्ट आई और 100 में भी मैं सेकंड आई। अकरम शाही साहब से बात करें अब इस बारे में, उनसे पूछते हैं। जनरल रिटायर्ड अकरम शाही साहब, प्रेसिडेंट एथलेटिक एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। शाही साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या रीजंस आप देखते हैं, क्या वजह हो सकती है कि 200 मीटर्स में फर्स्ट आने वाली लड़की को कैंप पर भी ना बुलाया जाए?
सिलेक्शन तो दूर की बात है, इस तरह इग्नोर किया जाए, क्या वजह हो सकती है सर? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आप सॉरी, मुझे आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? जनाब मेरा नाम तलहा जतोई है, खादिम हुसैन को तलहा जतोई कहते हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, आप बोल्ड टीवी पर इस वक्त लाइव हैं, हमारे साथ शफक हसनैन मौजूद हैं जो 200 मीटर्स में नेशनल चैंपियन है। सवाल आपसे ये है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि आवाज ऐसे मुंबल सी आ रही है, अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो शफक बेटे की बात मैंने सुन ली है, उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जी दीजिए। हाँ, पहली बात तो ये है कि मैं 2011 से प्रेसिडेंट हूँ एथलेटिक फेडरेशन का, और मेरा ये ऐलान है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कि कभी एथलेटिक्स फेडरेशन की सिलेक्शन मेरिट पे ना हो तो मेरा किसी को भी कहीं भी, चाहे वो बच्चों की सिलेक्शन हो, चाहे वो कोचेज या उनकी हो जो ऑफिशियल मैनेजर साथ जाते हैं। पहली बात ये, मैं एक प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, कहीं भी किसी भी मौके से 2011 से आज तक और जब तक मैं इस फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। अब आते हैं स्पेसिफिक आपके सवाल पे। बात ये है कि आपको ये मालूम है कि एथलेटिक्स के अंदर 22 या बल्कि 23 इवेंट्स हैं मेन के और तकरीबन 21 इवेंट्स हैं विमेन के पाकिस्तान में। वाहे तो जिसमें मैं 2 एक इवेंट हम नहीं करवाते क्योंकि विमेन हमारी ये लड़कियां बच्चियां बेचारी वो कर नहीं सकती। तो 22 में से हर दफे मतलब कहीं भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में 22 के 22 इवेंट में कभी कोई बच्चे बच्चियां हमारे नहीं गए, हमारी हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर पाती। तो होता क्या है कि इन 22 इवेंट्स में से जो हम समझते हैं कि जिस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं उसमें जिन इवेंट्स के क्लोज तरीन हैं हम, यानी अगर तो मेडल की बात हो तो वो तो क्लियर बात है कि उस बच्चे बच्ची को जाना है, लेकिन जहां कोई क्लोज है कि चले मेडल नहीं आता, कुछ चौथी पोजीशन, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, तो वो अब ये है कि इसको कंपेयर इवेंट्स को जो है वो हम टाइमिंग्स और डिस्टेंसेस के लिहाज से करते हैं। यानी एक 100 मीटर की बच्ची है, उसको हम देखते हैं कि वहां जो है इसकी क्या पोजीशन बनती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लॉन्ग जंप की है या शॉर्ट पट की है वो उसकी क्या पोजीशन, तो जिसकी बेस्ट बनती है, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ कि कहीं से निकाल के देख लीजिएगा, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये तो होगी एथलेटिक फेडरेशन की बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं या ओलंपिक्स हैं, ये है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का परव्यू। सिलेक्शन हम करते हैं, हम भेजते हैं, वो कोई अपने हिसाब किताब में किसी का नाम निकाल दो, किसी का डाल दो, उस पर्ची सर पर्ची है वो। हेलो, पर्ची लगती है सर, पर्ची लगती है वहां। सॉरी आपकी आवाज में आप कह रहे हैं ना सर नाम निकाल दो, नाम डाल देते हैं, नाम निकाल देते हैं, तो वो मेरिट पर निकालते हैं या पर्ची पर निकालते हैं? जी मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी मर्जी से जिसका मर्जी नाम डाल दो, जिसका निकाल दो, और उनको सिर्फ जो कोई पूछ सकता है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हमारी आईपीसी मिनिस्ट्री पूछ सकती है। वो क्यों नहीं पूछते मुझे नहीं समझ। ये आपको याद है कि ओलंपिक्स में इन्होंने नजमा एक हमारी बच्ची को भेज दिया, जो एथलेटिक फेडरेशन ने राइटिंग में लिखा, सबको कहा कि वो फिट नहीं है, एथलेटिक फेडरेशन ये रिकमेंड नहीं कर। उन्होंने उस बच्ची के साथ अपनी एक कोच भेजनी थी, तो इस वजह से वो भेज दिया और पूरे पाकिस्तान की बदनामी करवाई। तो अकरम साई साहब, क्या शफक का भी यही सूरत है? हाल ही की शफक खुद कह रही हैं कि अगर वो अपने खर्चे पे भी आने को तैयार हैं इस दफा, लेकिन फिर भी उनको नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, तो कि यहाँ भी 25 सिस्टम नहीं चल रहा है, मेरिट कहीं नहीं बचा। मैं बताता हूँ जी, आप पूरी मेरी बात सुन लेंगी तो आपके सारे सवालों का जवाब जो बेटी ने बात की है मैं समझ गया हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर चीज। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप चेक करें कि हमने जो नाम भेजे एथलेटिक फेडरेशन ने, हम चूंकि पीओए के साथ, ये ओलंपिक एसोसिएशन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, हम अपने नाम भेज रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू। उसमें जो हमने नाम भेजे इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के हमने भेजे, और उन्होंने पीएसबी को बोला कि जी नहीं, एथलेटिक्स के ये 6 लड़के जाएंगे और 2 लड़कियां जाएंगी, 8 डाल दिए। ये बाकी क्यों काटे गए हैं
ये किसी ने उनको पूछना है कि जी हम लोग पीएसपी से इस वक्त राब्ता कर रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ जमान है, उनसे हम राब्ता कर रहे हैं। जनरल साहब मुझे ये बताइए, मेरा एक बहुत जरूरी सवाल है आपसे, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है जनरल साहब? है जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, आपकी आवाज कट के आ रही है मुझे, बस ऐसी मैं समझ रहा हूँ जनरली कि ये बात आप करें, आप बोलिए। मैं कोशिश करता हूँ अपनी आवाज को थोड़ा और बढ़ाऊं आपके लिए। ये बताइए जनरल रिटायर्ड अकरम शाही साहब, हम अभी राब्ता भी करने की कोशिश कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ से, जो कि डायरेक्टर जनरल है पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। सर, क्या वजह है कि आप 2011 से 2022 तक इस ओहदे पर फाइज हैं? क्या हमारे मुल्क में एथलीट्स नहीं है, खिलाड़ी नहीं है कि हमारी खिलाड़ियों की एसोसिएशन में सारे रिटायर्ड फौजी हैं और सीनियर खिलाड़ी उन ओहदों पर फाइज नहीं है? क्या वजह है सर? हाँ, नहीं, ये आप और तरफ बात को ले जा रहे हैं, वो कभी बाद में आप मेरा स्पेशल इंटरव्यू कीजिएगा। जिस बात की वजह से आपने मुझे लाइन पे लिया, मैं पहले ये आपको क्लियर कर दूं। तो क्लियर कर दिया आपने बता दिया कि पीएसबी की गलती है, आपका मौकिफ बिल्कुल आ गया है, आपकी बात क्लियर हो गई है, आपने शफक के हवाले से हमें सब समझा दिया है। सुन ली, अभी बात क्लियर नहीं हुई, मेरी बात आप कंप्लीट सुन लेंगे। क्लियर नहीं हुई, मैं अपनी बच्ची को भी सेटिस्फाई करना चाहता हूं। कंप्लीट करें सर। आगे जो है दूसरी बात यह है कि ये जो कैंप हमारा लगा हुआ है, ये भी एथलेटिक फेडरेशन को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि आप इतने बच्चे या बच्चियां रख सकते हैं, वो अपने फंड्स को देख के बताते हैं। जब कम हो जाता है कि जी वो कहते हैं पहले 20 का कैंप लगा हुआ, कहते हैं नहीं जी आप इसको 10 का कर दें, तो हम फिर उसको मेरिट पे 10 का कर देते हैं। शफक ने जैसे खुद बताया है कि ये कैंप में पहले अपनी वजह से नहीं आ सकी, तो पहले इसको नहीं कहा हमने कि आप कैंप में ना आए, अभी कैंप की भी बात कर लेते हैं। जब वो नहीं आ सकी तो फिर कैंप भी लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। इस बेटी ने मेरे से खुद बात की, मैंने इसको बोला बेटे कोई बात नहीं, आपको बुला लेते हैं, क्योंकि कैंप ईद के टाइम पे खत्म हो रहा था। राइट सर, वक्त कम है जनरल साहब। जनरल रिटायर्ड अकरम शाही, प्रेसिडेंट एथलेटिक फेडरेशन, एंड शफक हसनैन हमारी नेशनल चैंपियन है 200 मीटर्स की। हम उम्मीद करते हैं शफक कि आपको आपका राइट मिलेगा। हम कोशिश कर रहे थे कि कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ जमान से राब्ता करें, नहीं हो पाया, लेकिन अगले प्रोग्राम में को लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा एक सोचने का सवाल यह है अबरदा, कि हमारे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी क्यों होती है, ये पर्ची क्यों लगती है, क्यों मेरिट का कत्लेआम किया जाता है? इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि देखें पीसीबी की परफॉर्मेंस में कितनी बेहतरी आई जब रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया, एक खिलाड़ी को चेयरमैन बनाया गया, ना कि किसी सियासतदान को, किसी ब्यूरोक्रेट को। यहां पर हम देख रहे हैं कि एथलेटिक फेडरेशन हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, तमाम तर हमारे रिटायर्ड फौजी यहां पर बड़े अहम ओहदों पर फायज हैं कि 2011 से 2022 तक एक दिहाई गुजार दी है। जनरल रिटायर्ड शाही साहब ने, एथलेटिक फेडरेशन के वो सदर हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे सीनियर खिलाड़ी, सीनियर ओलंपियंस का कोई हक नहीं है इन ओहदों पर, इन एसोसिएशंस पर? अगर ये खिलाड़ियों के लिए एसोसिएशन है तो कम से कम सीनियर खिलाड़ियों का ख्याल करें, अगर उनका नहीं कर रहे तो नए का क्या करेंगे? तो यही वजह है जिसकी वजह से हमारा टैलेंट सामने नहीं आ रहा। अपनी मर्जी से जिसका दिल चाहे नाम जा रहा है, जिसका नहीं दिल चाह रहा उनका नाम निकाल दिया खेल का भी कत्लेआम जारी है, सबका कत्लेआम जारी है। खैर, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। जब हम बात कर रहे थे खिलाड़ियों की, तो कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से ही बात हो जाता है। हम डिस्कस करना चाह रहे थे पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज को, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, और मेरी नजर में बेहतरीन सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो साजिद खान साहब। वेलकम साजिद साहब। साजिद साहब, ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे शफक हसनैन से। शफक हसनैन 200 मीटर्स की हमारी नेशनल चैंपियन है, जिनको कैंप के लिए बुलाया नहीं गया, जिनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो कैंप में नहीं आ सकी, 2-3 दिन बीमार हुई थी, और उनका ये कहना है कि वो किसी किस्म की फेवरेटिज्म का शिकार हुए हैं, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे एथलेटिक फेडरेशन के सदर जनरल रिटायर्ड शाही साहब, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 2011 से एथलेटिक फेडरेशन के सदर हैं, 2022 आ गया है, एक दिहाई से ऊपर गुजर गया है। सर, साजिद साहब, मेरा आपसे पहला सवाल बिफोर वी डिस्कस पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज कि हमने देखा कि पीसीबी के अंदर जब रमीज राजा आए तो उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई, क्योंकि एक खिलाड़ी एक खिलाड़ियों के इदारे को हेड कर रहा था। हमारी एथलेटिक एसोसिएशन हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, हम वहां पर ज्यादातर रिटायर्ड फौजी हजरात को देख रहे हैं अहम ओहदों पर फाइज एक दिहाई से। तो क्या ये सही है और इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है हमारे खेल के ऊपर साजिद साहब?
बहुत शुक्रिया तला जतोई। आज जैसा दुनिया बोल्ड चैनल यकीनी तौर पर स्पोर्ट्स पे बाजी ले जाता है, ख़ास तौर पर ये जो पूरी दुनिया में आपका मॉर्निंग शो ने जो शोहरत हासिल की, हक को सच की बात करने के लिए हासिल की। आप देखिए कौमी खेल हॉकी को तबाह किया है ब्रिगेडियर खोकर, जो पाकिस्तान के हॉकी के सदर 8 साल से मौजूद थे। कौमी खेल हॉकी जो तबाही पे चले गया, जिस तरह आप देखिए फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी, और ये भी तमाम चीज़ें इस तरह की तबाह कर दी गई हैं जिसमें हम अगर बात करें तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह आपने रमीज़ आजा का जिक्र किया, तो रमीज़ आजा चक्की से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए। उन्होंने आते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो काम किया है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप देखें दुनिया में जाके पाकिस्तान क्रिकेट को मनवाया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो काम किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाके, पैसा आया, मार्केटिंग में काम किया है। और आपको बताना होगा इंग्लैंड की पूरी टीम सीरीज खेलने आ रही है, 7 2020 खेलेगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी। उससे बढ़कर आप ये देखें तला भाई, जावेद मियादाद को मेंटोर रखा है पाकिस्तान सुपर लीग जो छठा जो पहली दफ़ा अंडर 19 का हो रहा है, उसमें शाहिद आफरीदी को रखा है, सैमी को रखा है, शोएब मलिक को रखा है। तो ये चीज़ तो बहुत खुशाइन बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अच्छा क्रिकेटर आया, अच्छा मैनेजमेंट है। मगर दूसरे जो खेल हैं, कौमी खेल की बात करूँ या फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की बात करूँ, इन लोगों को इतना टाइम मिला था। और ब्रिगेडियर साहब जिस तरह जनरल साहब ने बात की, देखें जो अब नेशनल कोचिंग सेंटर है वहाँ पर जो इतनी बड़ी इतनी सहूलत है, नेशनल कोचिंग सेंटर में तो लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हुई, लाख लाख रुपए बच्चों से लेते हैं खिलाने के लिए, और टैलेंट का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो वहाँ पर जो नेशनल कोचिंग सेंटर पहले था PSB का जो ग्राउंड है, उसमें क्या हो रहा है? चेक एंड बैलेंस है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इनसे पूछे, 500 रुपए की पर्ची कटाकर प्राइवेट एकेडमियाँ लगाई हुई हैं। ये प्राइवेट एकेडमियाँ नेशनल स्टेडियम के सामने, नेशनल कोचिंग सेंटर, खुला मेरिट का कत्ल हो रहा है। आप मुझे बताइए, ऊपर चले आते हैं 1000 रुपए की पर्ची कटवाते थे, 2000 रुपये की पर्ची कराते हैं। फुटबॉल की बात करें, जितने भी गेम होते हैं ना, प्राइवेट एकेडमियाँ लगाई हुई हैं, स्कूलों में एकेडमी करते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। मगर वही बात है, दुनिया बोल है और बोल्ड चैनल यकीनी तौर पर वो बात करेगा तो लोग साजिद भाई, लेकिन रिटायर्ड फौजी क्यों? क्या हमारे पास सीनियर एथलीट्स, ओलंपियंस नहीं है इन एसोसिएशंस को हेड करने के लिए? बिल्कुल है, सलाउद्दीन सिद्दीकी है, हनीफ खान है, शनाज शेख है। पाकिस्तान हॉकी में तो इतने बड़े बड़े लेजेंड हॉकी प्लेयर मौजूद हैं, कौमी खेल को तबाह कर दिया। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की एशिया कप में 12 खिलाड़ी खिला दिए, इनको ये नहीं पता 11 खिलाड़ी खिलाते हैं, 12 खिलाड़ी खिलाते हैं। और ये क्या हो रहा है? आसिफ बाजवा साहब अपनी फैमिली के साथ हनीमून बना रहे थे, तो ये मुझे बताइए ब्रिगेडियर खोकर साहब को हटाया, सही हटाया, गलत हटाया? कौमी खेल हॉकी जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, आप मुझे बताइए। खैर वापस आते हैं हनीफ खान, साजिद भाई वापस आते हैं क्रिकेट पे। कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज का जिक्र करते हैं साजिद साहब, ये बताइए कि जब ये सीरीज होने जा रही थी और जब मैंने इसकी पहली खबर पढ़ी कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि ऐसे मुल्क में हम जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है जहां पर क्राइसिस है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिफॉल्ट कर चुका है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, बिजली नहीं आ रही है, और ऐसे में वहां पे हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और जा भी सिर्फ 2 टेस्ट मैचों के लिए रहे हैं, और जाते ही वहां पे हालात खराब हो गए और सीरीज खतरे में पड़ गई। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को और इस सिचुएशन को साजिद साहब? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया था जतोई भाई। आप देखें, इस तरह ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है, पाकिस्तान में फटाका पड़ता है, सीरीज़ कैंसिल हो जाती है, न्यूजीलैंड चले जाती है, थ्रेट मिलती है। पाकिस्तान की प्यार नहीं है, पाकिस्तान को अपने आप को मनाना चाहिए। इतनी मुश्किलात के दौर में पाकिस्तान को पाकिस्तान में बुला के सीरीज़ खेलना चाहिए थी। मगर आप ही देखें, ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया क्यों गई? तो ऑस्ट्रेलिया भी तो आप देखें गई है, मगर आपकी बात में वजन है, पाकिस्तान को वहाँ नहीं जाना चाहिए, जिस मुल्क का सदर अपने उसमें ना हो। और जिस तरह के आप देखें बैंक करस्टी हो जाए, जिस तरह लोग मैच में जाके ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान लोग प्ले कार्ड लेके चले गए, लोग बगावत करने को तैयार है, और पाकिस्तान के खिलाड़ी अंडर प्रेशर है। मेरे कुछ खिलाड़ियों से बात हुई है, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में ग्राउंड पहुँचे। बट पाकिस्तान टेस्ट चैम्पियन, ICC टेस्ट चैम्पियन के लिए खेलने गए कि हम इंडिया से ऊपर है, 3रे नंबर पर है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट और अपने नाज़रीन को ये बताते चले, जो 4 मैचों की 5 मैचों की सीरीज होती है उसमें पॉइंट कम होते हैं, और 2 मैचों को पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो पाकिस्तान को टेस्ट मैच में जीतने के लिए पॉइंट लेना पड़ेंगे। 2 टेस्ट मैच अगर यकीनी तौर पर, मुझे अभी भी 100% श्योरिटी नहीं है टेस्ट मैच हो जाता। आज जो टेस्ट मैच खेला जाएगा तो यकीनी तौर पर 2 घंटे जैसे हम कराची से हैदराबाद जाते हैं, पाकिस्तान टीम तो पहुँच तो गई है, मगर खिलाड़ी मेंटली, फिजिकल और अनफिट के साथ साथ, अनफिट तो नहीं है मगर तो मेंटली फिट नहीं है,
जो क्या टेस्ट मैच में क्या होगा। वैसे रिजल्ट तो 3.5 दिन में आ जाएगा, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है। आप देखें शाहीन की बात करूँ, नवाज बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे, बाबर बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, रिजवान फॉर्म में, फवाद आलम फॉर्म में, अजहर अली फॉर्म में, इमाम अलग फॉर्म में, अब्दुल्ला शफी फॉर्म में। पाकिस्तान 3.5 दिन में टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच जीता था, मगर पाकिस्तान को यहाँ पर जिस तरह की हालत है उनको नहीं जाना चाहिए था और श्रीलंका को पाकिस्तान में बुलाकर खेलना चाहिए था। मगर ये भी आप देखें ऑस्ट्रेलिया कैसे खेल रहा है, आप मुझे बताइए। इससे भी आईसीसी की लॉबी है और लॉबी को हमारा पड़ोसी मुल्क चला रहा है, वो किस तरह चला रहा है ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तला भाई बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, और आपने वाज़ेह कर दिया पड़ोसी मुल्क की किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, पाकिस्तान के खेलों को नुकसान पहुंचा रही है, और साथ साथ हॉकी को मेंशन करते हुए आपने बताया किस तरीके से वहां पर भी एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब थे और जिन्होंने हॉकी को नुकसान पहुंचाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, नो ऑफेंस टू आवर मिलिट्री, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमारे सीनियर खिलाड़ी, एथलीट्स, ओलंपियंस जो रिटायर हो जाते हैं, जिनके पास इतना टैलेंट, इतना एक्सपीरियंस है, उनको हम इन एसोसिएशन का सदर क्यों नहीं बनाते हैं? अपनी जिंदगी दी है पूरी, जो क्यों एक एक शख्स जो है 10-10 साल के लिए, 9-9 साल, 8-8 साल के लिए ओहदे पर फाइज रहता है, और जो खिलाड़ी हैं जो पूरी जिंदगी उस खेल को देकर हैं, उनको मौका नहीं दिया। पीसीबी में रमीज राजा आए, आपके क्रिकेटर्स नंबर 1 हो गए, बाबर आजम रैंकिंग में नंबर 1 आ गए, पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में ऊपर चली गई। ये था रिजल्ट एक अच्छे खिलाड़ी को, एक अच्छे एक्सपीरियंस बंदे को जो उस खेल से जुड़ा हुआ है, एसोसिएशन का सदर बनाना। वही है, कहते हैं ना कि जिसकी जगह जो जिसका काम उसी को साजे। सिंपल सी एक मिसाल है, बड़े बूढ़ों ने ऐसे ही मिसाल नहीं बनाई है। खैर हमारे यहाँ इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते, खैर बहरहाल अकल आ जाए ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं लोगों को कि मैं समझा किसी और मैं बोले लोगों को कि जो जिसका काम है वही करे, जाहिर सी बात है। और हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने शो को। अब आपकी बारी है, अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ख़ास टैलेंट से जिससे पहले अगर हम कहें कि ऐसा काम शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस कम उम्र बच्चे से आपकी मुलाकात करवाने से पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में वाकई इतना टैलेंट मौजूद है कि ये बच्चा जब ये पेंटिंग करते हैं, किसी का चेहरा बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो सामने तस्वीर ली गई हो। अगर आप स्क्रीन पे हमारी देख सकते हैं तो ये आप देखें, ये हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स हैं और बिल्कुल ऐसे रियल लगती हैं कि जैसे आपने पेंटिंग या मुझे बताने क्यों स्केच लग रहे हैं चारकोल के। हाँ, जो मुझे अब इसमें कलर आया है, इससे पहले तस्वीरें थी दे वर ऑल ब्लैक एंड व्हाइट, ये देखें अगेन ब्लैक एंड व्हाइट है। सो आई थिंक देयर मोर चारकोल स्केचेस एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि कुछ में कलर्स हैं, वो खैर यहाँ पे ज्यादातर जो है वो चारकोल स्केचेस ही हैं, लेकिन अगर आप इनकी पूरी डिटेल देखें तो उसमें कलर्ड पेंटिंग्स भी करते हैं ये बच्चे। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है शाह खान, इनसे बात करेंगे। वैसे इनको काफ़ी दफ़ा कहा भी गया है कि यहाँ पे पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, अपने आप को वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, ये टैलेंट छोड़ दो। लेकिन ये बच्चे इतने शौकीन हैं इस पेंटिंग के, इस आर्ट के, कि इन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा और मज़ीद खूबसूरत शाहकार बनाते चले गए, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी शाह खान, बताइएगा कि आपने बाकायदा सीखा है ये टैलेंट, या आर्ट, या गॉड गिफ्टेड है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार कि आपने हमें मौका दिया और हमें दावत दी कि आप हमारे मित्र आए। तो ये जो आर्ट है ये मुझे गॉड गिफ्टेड है, मेरा कोई भी फीचर नहीं है, यानी ये खुदादाद सलाहियत हो रही है। बंदा जब से पैदा होता है उसके अंदर एक खुदादाद सलाहियत होती है, तो मेरी अंदर भी यानी कि पैदाइश तो आप खुदादाद सलाहियत, और मैं प्रैक्टिस करता रहा तो इस तरह मैं एक फिर एक अच्छा आर्टिस्ट बन सका। तो ये गॉड गिफ्टेड है, ये आर्ट जो आर्ट वर्क हो गया, पोएट्री हो गया, और भी बहुत सी चीजें, तो ये गॉड गिफ्टेड हो गई, ये चीजें नहीं जाती। तो शाह खान, आप ऑर्डर पे स्केचेस बनाते हैं, चारकोल के शौकीन है, पेंसिल्स यूज करते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में, क्योंकि मुझे भी अपना एक स्केच बनवाना है, मैं जानना चाह रहा हूँ कितने पैसे लेंगे। अच्छा शाह खान, आप थोड़ा सा अपने कैमरा के करीब आके अगर बात करेंगे तो आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी, कि मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, शायद हमारे व्यूअर्स को भी मसला हो। जी जी, थोड़ा सा क्लोज आइएगा अपने आप स्क्रीन के कैमरा के। जी शाह खान बताइए। ठीक है, आवाज सही आ रही है? बेहतर है जी। तो मैं तो ज्यादातर मेरे जितने भी पोर्ट्रेट्स होते हैं वो मैं चारकोल के जरिए से ही बनवाता हूँ। चारकोल के जरिए करते हैं? मेरा जो ड्राइंग होता है वो स्केचिंग होता है, यानी कि, और स्केचिंग में सादा बनवाता हूँ, रंगीन जैसा नहीं बनाता, रंगीन भी मैंने पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। तो वैसे तो मैं पब्लिक का भी पोर्ट्रेट बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मुझे कहा कि आप मेरा भी एक तस्वीर बनाए, तो क्यों ना मैं आपका भी तस्वीर बना लूँगा। इट्स सो इजी, आप फिर मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करें,
और अपना पोर्ट्रेट करें इंशाल्लाह। चलें बस आप हमारे पिक्चर्स बनाएं, बिल्कुल हम भेजते हैं आपको। तला हमारी बनाइए, आप हमारा स्केच भी बनाइए और हमें भेजिए, हम देखेंगे कि कैसे हमारे स्केच बनाते हैं। वैसे आपकी पिक्चर्स हम देख रहे हैं, बहुत ही हसीन माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत एक टैलेंट है आपने। आप मजीद आगे इसको अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपका हैंडल क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह आपसे अपना स्केच बनवाना चाहते होंगे, तो आपके किस हैंडल पे सर्च करेंगे तो आप मिल जाएंगे और फिर आपको मैसेज करें? और रेट भी बता दे भाई शाह साहब, कितने पैसे लगेंगे एक पोर्ट्रेट इसके स्केच के? जी आप बस मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो फिर मैं डीएम में आपको बता दूंगा कि कितने में कॉस्ट करता हूं। यार बताएं ना यार, सारे लोग सुनना चाहते हैं, सिर्फ मैं थोड़ी ना हूं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो सोच रहे होंगे यार ये कितने में बनेगा, क्या बहुत महंगा है भाईजान? नहीं इतना नहीं कहते, नहीं बस 5000 चाले एक पोर्ट्रेट का कॉस्ट करता है। क्या कह रहे हैं? 500 500 का, सिर्फ 500 का ये पोर्ट्रेट बनाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। 5000 कह रहे हैं, 5000 कह रहे हैं, वही मैं कहूँ 500 नहीं सकता, मैं भी झटके में आ गया था। यानी 5000 बनता भी है यार, इसका टैलेंट इतना है, इतनी मेहनत है। कितना वक्त लगेगा इसको तैयार होने में, इस पोर्ट्रेट को? जी किस पोर्ट्रेट बनवाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, इट डिपेंड्स ऑन पोस्ट रेफरेंस। ऐसा अगर आप मेरी आर्ट गैलरी में देख, मेरे फेसबुक में देख ले तो बहुत से पोर्ट्रेट जिसमें मैंने ज्यादा समय लगाया और ऐसे पोर्ट्रेट होते हैं जो मैंने जल्दी बनाए हैं, 1 दिन में 2 दिन में। तो ज्यादातर देखो जब लोग पोर्ट्रेट सेंड करते हैं तो अगर उसमें ज्यादा काम होता है, यानी कि कुछ कहते हैं बड़े साइज का बना, कुछ कहते हैं छोटे साइज का बना, तो इस पे यानी तकरीबन मेरे एक पोर्ट्रेट पे 2 दिन 3 दिन लगते हैं। शाह खान, अपने उस्तादों को, अपने टीचर्स को, अपने प्यारों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से जितने भी बिगिनर्स आर्टिस्ट हैं, जितने भी या कोई भी शख्स हो जिसके अंदर एक टैलेंट हो, लेकिन वो अभी चाहे तो क्रिटिसाइज मत हो अपने टैलेंट से, और उसकी फैमिली जो है उसको मेरी तरफ से ये मैसेज है कि वो आप उसकी टैलेंट जो है उसको उबारे, उसको एक अच्छी कीमत में मकबूल करे ताकि वो आगे बढ़कर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। और जितनी भी सपोर्ट हो सके उससे तो ये सपोर्ट करें। मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फुल सपोर्ट करती है, तो तभी मैं यहाँ पर आया। चलें सही है, थैंक यू सो मच शाह खान, और हम उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में मजीद कामयाबी आपको हासिल हो। माशाल्लाह इतनी क्लैरिटी है इनके हाथ में कि तला वाकई देख के नहीं लगता कि इतनी सी एज में इतने बेहतरीन पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं। इसीलिए हम उनको अपने शो पे लेकर आए ताकि दुनिया के सामने दिखा सकेंगे पाकिस्तानियों में कितना टैलेंट है, और इस टैलेंट को प्रमोट करना हमारी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है। सैडली इतना होता हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पाकिस्तान के टैलेंट को, पाकिस्तान के खिलाड़ी को, पाकिस्तान के आर्टिस्ट को, म्यूजिशियन को, हर उस शख्स को जिसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और नहीं मिलता हम देंगे। जिस तरह हमने आज बात की कि खिलाड़ियों की एसोसिएशन में खिलाड़ी होना चाहिए जो एसोसिएशन को लीड करे, ना कि कोई और। इसकी वजह से खेल बड़ा मुतासर हो रहा है। रमीज राजा के बाद टीम भी हमारी नंबर 1 हो गई। प्रोग्राम का वक्त तमाम हुआ वर्दा, बिल्कुल, और अब वीकेंड आ गया है। संडे तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, पंजाब में इलेक्शन है, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके वोट के ऊपर है, आपकी खुद हक की खुद इरादियत के ऊपर है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल देन मंडे को मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।